हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं ये टॉपिक जो है इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो दैनिक जीवन में बच्चों बहुत सारे रसायन हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। टूथपेस्ट जो सबसे पहले उठ करके सुबह हम करते हैं वो भी केमिकल है। साबुन और सर्फ जो हम डिटर्जेंट्स जो हम काम में लेते हैं वो भी केमिकल हैं। इसके अलावा बीमार होने पर उपचार के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी केमिकल है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की कटिंग है, इसके बेसिस पर मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसकी मैं आप लोगों को पीपीटी भी दे दूंगा जिससे आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये खुद पढ़ना है आपको। अब आप रसायन के मूलभूत सिद्धांत जान चुके हैं और स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि रसायन मानव शरीर के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। साबुन, ठीक है, घरेलू निरंजक, मंजन इत्यादि, ये सब बच्चों एक बार थोड़ा सा पढ़ना। इसके बाद बच्चों हम करते हैं बात कि औषध क्या होता है या उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो औषध कम द्रव्यमान वाले, ठीक है, इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है 100 से 500, ऐसे देखा जाए तो बहुत अधिक है, लेकिन किसी पॉलीमर से तो बच्चों में बहुत ही कम है। ठीक है, एक रसायन होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पर या बृहत आणविक लक्ष्यों के अन्योन्य क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सब एंजाइम, इनके साथ में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और कुछ क्या करते हैं, जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ये जैव प्रतिक्रिया चिकित्सकीय और लाभदायक होती है, तब इन रसायनों को औषध कहा जाता है। ठीक है, मेडिसिन कहा जाता है। औषध को क्या कहते हैं, मेडिसिन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, औषध या मेडिसिन ये कहा जाता है। इसका उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है। यदि अनुशंसनिक मात्रा से अधिक मात्रा का उपयोग किया जाए तो अधिकांश औषध प्रभावकारी विष होती हैं। ठीक है, रसायनों के चिकित्सकीय उत्पादकों को, चिकित्सकीय उपयोग करने वालों को रसायन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं कीमोथेरेपिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। रसायन से जो हमारा शरीर है उसमें उपस्थित जो भी रोग है उनको ठीक करना क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। और जो चिकित्सक ये काम में लेते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो दवाइयां लिखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपिस्ट। ठीक है, औषध का विभिन्न मापदंडों के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहले होते हैं फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक हिंदी है, भेषण गुण विज्ञान की। ठीक है, प्रभाव के आधार पर यह वर्गीकरण भेषज गुण विज्ञान की प्रभाव पर आधारित है। यह चिकित्सकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उनके किसी विशेष उपचार के लिए उपलब्ध पूरी औषधि श्रेणी देता है। उदाहरण के तौर पर पीड़ाहारी, ठीक है, एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्द हो रहा है बॉडी में, सर दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। और दूसरे होते हैं प्रतिरोधी क्षमता जो बढ़ाते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है, कहीं पर कोई कट लग जाता है उस पर एंटीसेप्टिक दवाएं लगाई भी जाती हैं। ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को भी रोकते हैं। औषध के प्रभाव पर आधारित, यह किसी विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध के प्रभाव पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हिस्टामिन यौगिक, ठीक है, जो शरीर में शोथ उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और उनके प्रभाव को सभी प्रतिहिस्टामिन कम करते हैं। ठीक है, तो जैसे शरीर पर चत्ते हो जाना लाल, ठीक है, तो उसके लिए एंटीहिस्टामिन एविल की दवाई दी जाती। तो ये क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिन होते हैं। हिस्टामिन के प्रभाव को कई प्रकार से कम किया जा सकता है, जिसको 16.3.2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक संरचना पर आधारित, यह औषध की रासायनिक संरचना पर आधारित होता है। इस प्रकार के वर्गीकृत औषध समान संरचनात्मक विशेषताओं की भागीदारी होते हैं। प्रायः इनमें समान भेषज गुण विज्ञान की क्रियाशीलता होती है। उदाहरण के लिए
सल्फाइड व सल्फेनोमाइडों द्वारा प्रदर्शित समान संरचना विशेषताएं दिए गए चित्र में देखो। ठीक है, तो इसको देखो, नाइट्रोजन से H डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सल्फेनामाइड और इसकी संरचना है। अब किस शरीर में जो भी ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो केमिकल कंपाउंड है, यौगिक है ये, तो जो भी ये या इसके डेरिवेटिव जो भी ये गुण प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो भी ये संरचनात्मक विशेषता जो शरीर के अंदर प्रदर्शित करेंगे, वो केवल इसी प्रकार के रासायनिक यौगिक कर सकते हैं। किसी और प्रकार के रासायनिक यौगिकों का, ठीक है, जो भी क्रियाशीलता होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो रासायनिक संरचना भी एक बहुत बड़ा मापदंड है किसको बताने के लिए, जो भी हम दवाइयां यूज करते हैं, काम में लेते हैं, उनके लिए। तीसरा, लक्ष्य अणुओं पर आधारित। तो बॉडी में क्या होते हैं, कई तरीके के लक्ष्य होते हैं जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके लिए। ठीक है, एंजाइम लक्ष्य हो सकता है, प्रोटीन लक्ष्य, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ये जो अलग अलग क्रिया करते हैं, तो जिन्हें लक्ष्य अणु कहा जाता है, और औषध लक्ष्य भी ये कहलाते हैं। तो औषधि किस अणु पर जाकर के अभिक्रिया कर रही है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। समान संरचनात्मक औषध विशेषताओं वाले औषधि की लक्ष्यों पर क्रियाविधि समान हो सकती है। तो अगर संरचनात्मक सूत्र समान है, संरचना फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, तो वो किन लक्ष्यों पर क्रिया कर रहे हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इनको इसी प्रकार के मतलब वर्गीकृत करके उपयोगी बनाया जाता है। अब हम देखते हैं औषध लक्ष्य अन्योन्क्रिया। ठीक है, अन्योन्य क्रिया। तो इसमें देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये एंजाइम का डायग्राम बनाया हुआ है, और इस एंजाइम में देखो पीली जो सतह है ये सक्रिय सतह है, और सक्रिय सतह वो होती है जिसमें क्रियात्मक समूह होता है या फंक्शनल ग्रुप होता है। क्रियात्मक समूह होता है या क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो जैव शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाले प्रोटीनों को एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइमों का क्या काम रहता है, ये उत्प्रेरक होते हैं, जो बहुत सारी अभिक्रियाएं जो शरीर में चलती रहती हैं उनको उत्प्रेरक का काम ये करते हैं। जो प्रोटीन शरीर की संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो जो अणु, जो प्रोटीन जो संचार व्यवस्था में, ठीक है, निर्णायक होते हैं वो ग्राही कहलाते हैं। उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं, पहले इस पे फोकस करेंगे। वाहक प्रोटीन ध्रुवीय अणु को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में कोशिकाओं की सांकेतिक अनुवांशनिक जानकारी होती है। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें क्या होती है, सांकेतिक अनुवांशनिक जानकारी होती है, जिसे क्या हम बोलते हैं, डीएनए, आरएनए। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कोशिका कला की संरचनात्मक का हिस्सा है। मतलब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से जो अणु है वो बनते हैं, संरचनात्मक सूत्र, जो संरचनात्मक संरचना है वो उनसे बनती है। हम औषध लक्ष्य अन्योन क्रिया का वर्णन एंजाइम एवं ग्राही के उदाहरण पर करेंगे। सबसे पहले हम एंजाइम के आधार पर करते हैं। तो एंजाइम का उत्प्रेरक कार्य, औषध तथा एंजाइम के मध्य अन्योन क्रिया को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण कैसे करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरण करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उनके पास एक तो ये इसकी संरचना है, और दूसरा है सक्रिय सतह है। इस सक्रिय सतह पर आकर के, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो कोई टारगेट है वो यहाँ पर आकर के, ये आधार, क्रियाधार जो इससे रिएक्शन करता है वो आकर के यहाँ बैठता है। सो एंजाइम का पहला कार्य क्रियाधार सबस्ट्रेट को रासायनिक अभिक्रिया के लिए थामे रखना है, तो इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, दूसरा काम होता है एंजाइम की सक्रिय सतह क्रियाधार अणु को उपयुक्त स्थिति में थामे रखती है जिस पर यह अभिकर्मक द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके। क्रियाधार एंजाइम की सक्रिय सतह पर विभिन्न प्रकार की अन्योन क्रियाएं द्वारा बंधित होते हैं, जैसे आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल। तो ये इससे जुड़ जाते हैं, और ये जो बंध है जिससे जुड़ते हैं वो आयनिक बंध, वांडरवाल बंध, ठीक है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम का दूसरा कार्य होता है कि क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, या क्रियात्मक समूह उपलब्ध कराना जो क्रियाधार पर आक्रमण करके रासायनिक अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो दूसरा काम ये होता है कि एक तो ये सतह दे देता है कि यहाँ आके चिपक जाए, ठीक है, यहाँ बांध के रखे उसको। इसके लिए केमिकल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स, आयनिक
बॉन्ड ये बनता है। दूसरा ये इसको फंक्शनल ग्रुप भी देता है, ठीक है, जिससे कि ये क्रिया कर सके। तो अब औषध क्या करता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो औषध एंजाइम अन्योन क्रिया। तो औषध एंजाइम की उपरोक्त गतिविधियों में से किसी में भी अवरोध उत्पन्न करती है। ये एंजाइम की बंधनी सतह को अवरुद्ध कर सकती है और क्रियाधार के आबंध में रुकावट डाल सकती है, अथवा एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोधक उत्पन्न कर सकती है। ऐसी औषधियों को एंजाइम संदमक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर क्रियाधार के संयोजन में दो प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर सकती है। पहला, एंजाइम औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन करने के लिए वास्तविक क्रियाधार के स्पर्धा करती है। मतलब एक तो ये आपका क्रियाधार आ रहा है और एक ये हमारी औषधि आ रही है, तो ये इसके कंपटीशन करेगा, इसके यहां चिपकने से पहले खुद चिपक जाएगा, ठीक है, और इस प्रकार से कंपटीशन करेगा। इसको बोलते हैं स्पर्धी संदमक, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनहिबिटर मतलब रोक रहा है, किसको? क्रियाधार को रोक रहा है एंजाइम से, ठीक है, जुड़ने में। दूसरे होते हैं बच्चों, कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करती है, ठीक है, इस एंजाइम की भिन्न सतह पर संयोजन करती है, जिसमें एलोस्टेरिक सतह कहा जाता है। अब जैसे ये एंजाइम है, इसमें सक्रिय सतह ये है, तो हमारा जो संदमक होता है वो इसको पीछे से इस पर आक्रमण कर देता है, जिससे इसका आकार बिगाड़ देता है, ठीक है। अब आकार बिगाड़ देगा तो क्या होगा? आकार कुछ इस तरीके का हो गया। और जो ये आपका क्रियाधार है, जब ये यहां आता है क्रियाधार, तो इसका आकार तो वही है, क्रियाधार का जो आकार है वो तो वही है। अब क्रियाधार जब यहां पहुंचता है तो उसको वो सतह मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संदमक एलोस्टेरिक सतह पर स्थान ले चुका है और स्थान लेने की वजह से इसकी सतह को बिगाड़ देता है, तो फिर ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यदि एंजाइम तथा संदमक के बीच बना आबंध मजबूत सहसंयोजिक आबंध हो और आसानी से तोड़ा न जा सके, तो एंजाइम स्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है। तब शरीर में एंजाइम संदमक संकुल को निम्नीकृत कर देता है और फिर नया एंजाइम बन जाता है। तो ये जो ये एंजाइम है अब किसी काम का नहीं बॉडी में, ठीक है, ये क्या होगा? ये बाहर होगा बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू और फिर नया एंजाइम बनता है। दूसरे बच्चों हम देखते हैं ग्राही औषध लक्ष्य की तरह। तो अब दूसरा देखते हैं, ग्राही शरीर की संचार व्यवस्था को निर्णायक प्रोटीन होते हैं। अब जैसे बॉडी के अंदर क्या होता है, कहीं पर चोट लगती है, ठीक है, तो हमें उसका क्या होता है? आभास होता है। कैसे? उसके जो संकेत होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर्स को, तो क्या करते हैं, वहां पर एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो जो संकेत होते हैं वो, ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि कहीं कोई ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो संचार व्यवस्था है, ठीक है, ये कौन चलाता है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। मतलब ये संचार है कि बॉडी में कहीं भी चोट लगी, ठीक है, तो उसका दिमाग तक जो है सिग्नल जाता है। केवल बाल और जो नाखून होते हैं उनके कटने पर, ठीक है, कोई संकेत नहीं जाता है। इसमें अधिकतर कोशिका, ठीक है, कला में स्थिर होते हैं। चित्र 16.2, ग्राही प्रोटीन कोशिका कला में इस तरह स्थित होते हैं कि उनका छोटा सा सक्रिय वाला भाग कोशिका कला के बाहरी क्षेत्र में खुलता है। अब थोड़ा इसको देखो, ये जो है ये सेल है, ठीक है, कोशिका कला में स्थित ग्राही प्रोटीन, ग्राही की सक्रिय सतह कोशिका के बाहरी क्षेत्र में खुलती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये एंटीने की तरह जो आपको दिख रहे हैं, ये ही काम करते हैं किसका? सिग्नल प्रोसेस करने का, ठीक है। तो कोशिका कला का छोटा सा भाग, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया है, ये कोशिका का भीतरी भाग है, कोशिका कला का भीतरी हिस्सा। अब ये बाहरी सतह है और ये ग्राही है, ये सिग्नल लेता है, ठीक है, सिग्नल एक्सेप्ट करता है। और इसका एक भाग बाहर होता है, जैसे कोई भी मान लो परेशानी हुई तो यहां इसको सिग्नल मिलता है टिंग करके, और ये सिग्नल क्या करता है? दूसरे अणुओं में पहुंचाता है और धीरे धीरे ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो शरीर में दो तंत्र कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पोषी के मध्य संदेश का संचार कुछ रसायनों द्वारा होता है। ये रसायन, जिन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं, ग्राही प्रोटीन की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रहण किए जाते हैं। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में बदलाव आ जाता है, इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार रासायनिक संदेशवाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश की कोशिका को भीतर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे कोई संदेशवाहक आता है, ठीक है, इनको संदेश मिल जाता है। अब इसमें देखो, संदेश रासायनिक जो संदेशवाहक है, ये इसे पिंक वाले इस तरीके से दिखाया हुआ है, और ये बंधनी सतह है, ये संदेश दिया, ठीक है, यहाँ सिग्नल प्रोसेस हुआ,
अब ये सिग्नल धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचेगा, ये अपना काम करके जा चुका है। इस तरीके से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। ठीक है, तो ग्राही रासायनिक संवाहक ग्रहण करते हुए, ये क में दिखाया हुआ है, संदेशवाहक ने संयोजक को ग्राही का आकार परिवर्तन किया। ठीक है, आकार परिवर्तन किया, संदेशवाहक के निकलने के पश्चात वापस से जो आकार है वो यथावत हो जाता है। ठीक है, शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों के अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, इसमें भी कई प्रकार के संदेशवाहक होते हैं। जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग चीज का आभास होता है, मीठे का, खट्टे का, नमकीन का, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें देखें, यह ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मक दिखाते हैं, क्योंकि इनकी बंधनी सतह के आकार पर संरचना और अमीनो अम्ल संगठन अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो औषध ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं वो विरोधी कहलाते हैं। अब मान लो कि हमारे मतलब कहीं पर क्या है कि कुछ ऑपरेशन या किसी तरीके का चिकित्सा करनी है और वहां पर काफी बहुत ज्यादा दर्द होगा, अगर वो करने से उस दर्द को कम करने के लिए हम औषध यूज करते हैं। ठीक है, काम में लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो इससे कंपटीशन करते हैं। ठीक है, मतलब ये रासायनिक संदेशवाहक तो वहां रहेगा ही रहेगा, औषध संदेशवाहक भी आ जाता है, और औषध संदेशवाहक यहाँ पर जो सिग्नल देता है उससे ब्रेन को सिग्नल आता है कि यार कोई दिक्कत नहीं बिड़ू, सब ठीक चल रहा है बिड़ू, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो यह संदेश अवरुद्ध करने के लिए लाभकारी होते हैं। दूसरे प्रकार की औषधि वो होती है जो प्राकृत संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है, इन्हें एगोनिस्ट कहा जाता है। यह प्राकृत रासायनिक संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होते हैं। तो अगर ये संदेशवाहक कम है, मतलब प्रॉब्लम छोटी है, ठीक है, तो ये औषधि क्या करते हैं, ये एगोनिस्ट होते हैं, ये इसकी मिमिक्री करते हैं। मतलब ये तो कम होते हैं अणु, और जो हमने औषध डाली वो ज्यादा होती तो वो यहाँ पे संदेश दे जाते हैं बिड़ो सब ठीक है, हालांकि वहां ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन मस्तिष्क तक जो सिग्नल जाता है वो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, दूसरे जो होते हैं बच्चों, ये शायद इसमें नहीं है, दूसरे जो होते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि ये जो सतह है इनके शेप को बदल देते हैं, शेप को बदल देते हैं, तो अब ये संदेशवाहक यहां तक क्या है सिग्नल प्रोसेस नहीं करा पाता है, वो होते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बोर्ड के लिए भी काफी जरूरी होगा ये। ठीक है, और एग्जाम में भी आजकल इस पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी बता दी, लगातार मैं बोलता जा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बहुत रटने वाला है। काफी चीजें मैंने मेहनत कर करके आपको समझाई हैं। अब हम औषधियों को विभिन्न वर्गों में बांटेंगे। मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो इसको अच्छे से पढ़ लें, और नहीं तो हमने इसका पीडीएफ भी इस कोर्स के साथ लगाया हुआ है, और उसको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए। भोजन में रसायन, ठीक है, और एक लास्ट है प्रतिऑक्सीकारक साबुन। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी बातचीत हमें करनी है। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका हिंदी मीडियम, मध्य मीडियम वाले बच्चों का। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव। ठीक है, इस खंड में हम कुछ वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभावों पर विचार विमर्श करेंगे। हम क्या करेंगे, हम तो पढ़ेंगे बस। ठीक है, प्रति अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं एंटासिड, जल्दी जल्दी खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है, एसिड बन जाता है, तो उसके लिए औषधि जो होती है एंटासिड कहलाती है। ठीक है, अमाशय में अम्ल का अत्यधिक उत्पादन उत्तेजना एवं पीड़ा देता है। गंभीर अवस्था में अमाशय में घाव भी हो जाते हैं। ठीक है, जिसको अल्सर कहते हैं। तो 1970 तक अम्लता का उपचार करने के लिए केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता था। ये क्षार है, बेस है। ठीक है, परंतु अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अमाशय को क्षारीय कर देता है तथा अधिक अम्ल उत्पादन को प्रेरित करता है। उससे ज्यादा और ज्यादा एसिड बनने लग जाता है, क्षारीय होने की वजह से और एसिड बनने लग जाता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड बेहतर उपचार है क्योंकि अनुघुलनशीलता होने के कारण यह पीएच को उदासीनता से अधिक बढ़ने नहीं देता। क्योंकि ये लेस क्या होता है, इसकी घुलनशीलता कम होती है, तो ये बहुत ज्यादा घुलता नहीं और पीएच को उदासीनता से आगे बढ़ने नहीं देता है, 7 से आगे नहीं जाने देता। दोनों ही उपचार केवल रोग के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, कारण को नहीं। ठीक है, ठीक नहीं करते हैं, केवल उस समय बस तुरंत जो है आराम मिल जाता है, केवल वही होता है।
इससे पहले इन धातु लक्षणों के रोगी का उपचार आसान नहीं होता था। अग्रगत अवस्था में अल्सर के प्रभाव प्राणघातक होने इसका एकमात्र उपचार अमाशय के रोगग्रस्त हिस्से को निकाल देना था। ठीक है। अति अम्लता के उपचार में मुख्य परिवर्तन उस खोज के बाद हुआ जिसके अनुसार रसायन हिस्टामिन अमाशय में पेप्सिन के निकलने को चेंज करता है। अमाशय की दीवार में स्थित ग्राही के साथ हिस्टामिन की अन्योन क्रिया रोकने के लिए औषध सिमेंटिडिन, ठीक है, अभिकल्प डिजाइन की गई। तो सिमेंटिडिन क्या करती है, जो पेप्सिन बनता है, ठीक है, हिस्टामिन के कारण जो पेप्सिन बनता है जिससे कि अधिक एसिड बनता है उसको रोकता है। ठीक है, इसके कारण कम अम्ल निकलता है। यह औषध इतना महत्व था कि जब तक रेनिटिन जेंटेक की खोज नहीं हुई यह संसार में सबसे अधिक बिकने वाली औषधि थी। तो मतलब दो दवाइयां हो गई, पुरानी कौन सी सीमेंट, ठीक है, और नई कौन सी रैनिटिडिन। ठीक है, और ये इनकी बच्चों संरचनाएं हैं, सिमेंटिडिन और रैनिटिडिन। ठीक है, और यह है हिस्टामिन जिसकी वजह से अधिक अम्ल, ठीक है, कोशिकाओं में बनता है। दूसरी है बच्चों प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन मतलब एंटी हिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन का मतलब होता है एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक वैसोलिडिटर होता है। ठीक है, इसके विभिन्न कार्य हैं। यह श्वसनकाओं, ठीक है, ब्रोंकिनोल और आहार नली की चिकनी पेशिकों की संकुचित करता है तथा दूसरी पेशियां जैसे रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को भी नरम करता है। जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन और पराग के कारण होने वाले एलर्जी का कारण भी हिस्टामिन ही होता है। मैंने बोला था ये क्या एलर्जी करता है। ठीक है, संश्लेषित सिंथेटिक औषध ब्रोमेनिराफिन, ठीक है, डायमेपेट और टरफेनाडिन सेल्डेन। ठीक है, ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इन दोनों के स्ट्रक्चर हैं, प्रतिहिस्टामिन का कार्य करते हैं। प्रतिहिस्टामिन मतलब एंटीहिस्टामिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन का कार्य करते हैं। यह हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है और इस प्रकार हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य में बाधा डालती है। ठीक है, यह प्रश्न उठता है कि उपरोक्त प्रतिहिस्टामिन अमाशय के अम्ल का प्रभाव क्यों नहीं डालते। कारण यह है कि दोनों के लिए जो ग्राहियां है वो अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, तो एलर्जी के लिए और अम्ल औषध अलग अलग ग्राहियों पर कार्य करते हैं, इसलिए दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, दोनों ही एंटीहिस्टामिन। ठीक है, तो ये बच्चों संरचना क्या करें आ रही है एग्जाम में, तो लास्ट क्लास में जब एग्जाम देने जाओ तो इनको देख करके जाना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तंत्रिकीय सक्रिय औषध। इसका क्या मतलब है, प्रशांतक और पीड़ाहारी तंत्रिकीय सक्रिय औषध है। पीड़ाहारक मतलब, ठीक है, प्रशांतक मतलब क्या है, जैसे पैरासीटामोल आप लेते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये दर्द को, बॉडी के अंदर जो दर्द होता है, पीड़ा होती है किसी की वजह से, तो उसको कम कर देते हैं। यह तंत्रिका के ग्राही पर संदेशवाहक करने वाली प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रशांतक तो ये रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिसका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ के टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा नींद नहीं आ रही, बहुत दिन हो गया है, तो फिर ये दवाइयां देनी पड़ती हैं। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, शोक तथा उत्तेजना को मुक्त कर देते हैं। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक भी होता है। ठीक है, यह प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये अलग अलग क्रिया विधियों से कार्य करते हैं, जैसे कि नॉरेड्रेनालिन एक तंत्रिकीय संचारक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाती है। यह किसी प्रकार के नॉरेड्रेनालिन का स्तर मात्रा कम हो तो संकेत भेजने की क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा व्यक्ति उदासीन अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसे में प्रति अवसाद औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। यह औषधियां नॉरेड्रेनालिन का निम्नीकरण उत्प्रेरक करने वाले एंजाइम को संदमित करती है। यदि एंजाइम संदमित हो जाता है तो महत्वपूर्ण तंत्रिकीय संचारक धीरे धीरे, ठीक है, मेटाबोलाइज होता है और अपने ग्राही को लंबे समय तक सक्रिय रख सकता है अथवा अवसाद के असर का प्रतिकार कर सकता है। इसके दो है, इप्रोनाडिजिल और फिनजिल, दो और औषधियां हैं। ठीक है, तो ये दो और नाम है बच्चों, ये भी इस प्रकार की औषधियां हैं।
कुल मिलाकर के ये अवसाद को कम करने वाली औषधियां जिनके नाम याद रखना। कुछ प्रशांतक क्लोरोडापॉक्साइड और मेप्रोबेट तनाव दूर करने के लिए अपेक्षाकृत मंद प्रशांतक हैं। इक्वेनिल का प्रयोग अवसाद और अति तनाव के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी है इक्वेनिल, एंटी डिप्रेसेंट, मेप्रोमेट, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को कम करते हैं, एंटी डिप्रेशन। ठीक है, बार्बिट्यूरिक अम्ल, ये है बच्चों बार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न जैसे वेरोनल। ठीक है, ये बार्बिट्यूरिक अम्ल का ठीक है व्युत्पन्न है। एमिटल, नेब्यूटल, ल्यूमिनल, ठीक है, और सेकोनल प्रशांतों का महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं। इन्हें बार्बिट्यूरेट कहते हैं। ये बार्बिट्यूरेट निद्राजनक होते हैं, मतलब नींद आती है इनको लेने के बाद में। ठीक है, अर्थात इसके प्रयोग से नींद आती है। प्रशांतकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थ वेलियम और सेरोटिन। कम से कम नाम तो याद रखना यार, कि क्वेश्चन आ जाए वेरोनल क्या है तो नींद वाला है। ठीक है, नींद आता है इससे। वेलियम क्या है, सेरोटिनिन क्या है, ये भी वही है। ठीक है, उसके बाद है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी मतलब ये क्या करते हैं, बॉडी में से बॉडी एक को कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कई बार डिस्प्रिन लेते हैं सर दर्द के लिए, तो ये पीड़ाहारी होते हैं। पीड़ाहारी क्या करते हैं, दर्द को बिना चेतना, शीतन, संभ्रम, ठीक है, भ्रम नहीं होना चाहिए, असमन्वय तथा पक्षाघात अथवा तंत्र में कोई बाधा उत्पन्न किए कम अथवा समाप्त कर देते हैं। इनमें से कई प्रकार के वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अस्वापक और स्वापक। अस्वापक वो होते हैं अनासक्त या नॉन एडिक्टिव, मतलब ये जैसे ऐसे होते हैं जिनको आप, अगर आपको जरूरत है आपने लिया तो उससे आपकी आदत नहीं बनती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम लगातार अगर लेते रहते हैं तो आदत बन जाती है, फिर उसके बाद में वो आदत छूटती भी नहीं है। ठीक है, तो अस्वापक जो होते हैं वो नॉन नार्कोटिक होते हैं। ठीक है, नार्कोटिक मतलब समझो आदत बनाने वाले। ठीक है, पीड़ाहारी होते हैं। इसमें एस्पिरिन, ठीक है, जैसे कि एस्पिरिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना भी है। पैरासीटामोल अस्वापक वर्ग के पीड़ाहारी है, नाम याद रखना है। एस्पिरिन अति प्रचलित उदाहरण है। एस्पिरिन प्रोटालैंडिक नाम रासायनिक जो कि उतह में प्रदाह उत्पन्न करते हैं के संश्लेषण को संदमित करती है। यह औषध कंकाल की पीड़ा जैसे कि आर्थराइटिस, ठीक है, मतलब जो हड्डियों में जो दर्द हो जाता है के कारण होने वाली पीड़ा में आराम देने में प्रभावी होती है। इसमें और कई प्रभाव होते हैं, जैसे ज्वर कम करना, मतलब क्या करना है, जो भी आपको इसकी वजह से, दर्द की वजह से जो बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको भी कम करते हैं। और ऐसी दवाइयों को एंटीपायरेटिक कहा जाता है, जो बीमाणु स्कंदन को रोकना, रक्त के थक्के को न बनने देना। कई बार क्या होता है, किसी को अटैक आता है तो सबसे पहले उसको डिस्प्रिन दे देते हैं, तो रक्त का जो थक्का बनने का डर होता है वो इससे कम हो जाता है। दूसरी होते हैं स्वापक या नार्कोटिक। इनकी आदत बन सकती है, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में दिए जाते हैं, वो भी डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे, वो खुद नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, इनके नाम क्या, इनके स्ट्रक्चर देखो, मॉर्फिन, हेरोइन, ठीक है, कोडीन। ठीक है, नाम ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई बार टीवी वगैरह में हम देखते हैं तो जो इसकी स्मगलिंग करते हैं उसी के बारे में हम सुनते हैं, मगर ये कभी कभी दवाइयों के रूप में काम में आते हैं। कम से कम ये याद रखना, इसमें कायरल केंद्र बना के देखना, 1, 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ऐसे कायरल केंद्र बना के देखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से। इसमें देखो क्या अंतर है, यहां पर OH OH हट गया, एसिटाइल समूह आ गया दोनों तरफ। ठीक है, इसमें OH है, ठीक है, और यहां पर OCH3 समूह आ गया, ईथर समूह आ गया। तो पीड़ाहारी मॉर्फिन और इसके कई सजात तथा औषधीय मात्रा में दिए जाते हैं, जो पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं। विषैली मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में, भाविश शून्य, समूर्छा, मरोड़ और अंत में मृत्युकारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्फिन स्वापकों को कभी कभी ओपिएट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेशन दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत भयानक ऑपरेशन होता है तो फिर इसको देना पड़ता है, ताकि जो उसका दर्द है उसकी पीड़ा को सहन करने की शक्ति मिल जाए। यह पीड़ाहारी मुख्यतः शल्य क्रिया, ऑपरेशन के बाद होने वाली पीड़ा, हृदय शूल, अंतिम अवस्था में कैंसर की पीड़ा, प्रसव पीड़ा में आराम देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रति सूक्ष्म जैविक, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश में कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स।
बायोटिक्स। मनुष्यों तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परिजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविकों की प्रवृत्ति चयनित करके जीवाणु, प्रतिजीवाणु, कवक, वायरस, ठीक है, या परिजीवियों का विनाश करने की, वृद्धि रोकने की, सूक्ष्म जीवों की परिजीवी प्रभाव को रोकने की होती है। तो ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है उसको कम कर देते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। परिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी और संक्रमणकारी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां होती है, मतलब एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बोला आपको पढ़ने के लिए बहुत बड़ा है ये। ठीक है, इसमें कम से कम आपको जो है थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक औषध मानव तथा जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। प्रारंभ में प्रतिजैविक की सूक्ष्म जीवों, जीवाणु, कवक तथा फफूंद द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया था जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं तथा उनका पूर्णतः विनाश करते हैं। संश्लेषण विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों की संश्लेषण में सहायता की जिसने खोज मूलतः सूक्ष्म जीवों के उत्पाद की तरह हुई थी। इसके अतिरिक्त कुछ पूर्णतः संश्लेषित यौगिकों की प्रतिजीवाणु होते हैं। इसके प्रतिजैविक की परिभाषा बदल गई है। अब प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषित, मतलब पहले तो ये वो होते थे जो रसायन द्वारा बनाए नहीं जाते थे, ठीक है, नेचुरल बनते थे, मैन मेड नहीं होते थे। लेकिन अब ये क्या उस प्रकार के अणु हो गए हैं द्वारा उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपचार उपापचयी क्रमों के अवरोध उत्पन्न करने तथा उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, 19वीं सदी में ऐसे रसायनों की खोज प्रारंभ हुई जो आक्रमणकारी जीवों पर तो प्रतिकूल असर डाले मगर होस्ट पर नहीं, मतलब हमारी बॉडी पर न डाल लें। एंटीबायोटिक ऐसे होने चाहिए जो बॉडी के अंदर जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसको तो खत्म करें, बॉडी को खत्म ना कर दें। ठीक है, जर्मन जीव वैज्ञानिक पॉल एलिश इस धारणा के प्रवर्तक थे। उन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की जांच की। उन्होंने औषध आर्सिमेनिन, ठीक है, आर्सफेनेमिन बनाई जिसमें सेल्वर्सन के नाम से जाना जाता है। पॉल एरिशिर को इस खोज के लिए 1908 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस सिफिलिस के उपचार के लिए खोज किया गया प्रथम प्रभावी उपचार था। यद्यपि सेल्वर्सन मानव के लिए विषैली होती है, परंतु इसका, ये बच्चों सेल्वर्सन का स्ट्रक्चर है, ये संरचना है, इसमें देखो आर्सेनिक है बीच में। ठीक है, तो बाद में सोचा गया कि यार आर्सेनिक तो नाइट्रोजन समूह में आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, याद भी कराया था, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। तो यहां पर अगर आर्सेनिक की जगह नाइट्रोजन आ जाए तो भी इसकी क्रियाशीलता तो समान होनी चाहिए। तो इसके आधार पर, सेल्वर्सन के आधार पर कई मैन मेड एंटीबायोटिक बने जिसमें नाइट्रोजन को यहां पर बीच में जगह दी गई। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ना, बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, मैं क्या आपको पूरा पढ़ के बताऊं, तो इसको एक बार आप पूरा पढ़ना। ओके, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं एंटीबायोटिक मैंने बता दिए, ये सारे नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, पेनिसिलिन, सामान्य संरचना, ठीक है, क्लोरेजेनाइनॉल, क्लोरेनफेमिकॉल, ये सब आप पूरा पढ़ना। ठीक है, ये पूरी थ्योरी है और काफी चीजें जो समझाने वाली थी मैंने आप में इसको मैंने बता दी है। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों प्रतिरोधी तथा विषक्रामी, मतलब रोगाणुनाशी। ठीक है, अब रोगाणुनाशी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, एक वो होते हैं जो हमारी सराउंडिंग के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारी बॉडी में कट वगैरह लग जाता है तो डेटॉल से उसको साफ कर देते हैं, लेकिन आसपास के एरिया को साफ करने के लिए फिनाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी मान लो कि स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें थोड़ा क्लोरीन पड़ा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, रोगाणुनाशक होता है। लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, हम देखते हैं एक बार। प्रतिरोधी तथा विषमक्रामी भी ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते तथा और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो प्रतिरोधी सजीव उत्कों जैसे घाव, चोट, व्रण, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी पर जो अप्लाई किया जाता है, इसमें फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ठीक है, ये उदाहरण है। इन्हें प्रतिजीवाणुओं की तरह खाया नहीं जा सकता। ठीक है, साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतिरोधी डेटॉल, इसके
दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लोरोक्सिनियोल और टर्पिनॉल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटॉल के कितने भाग होते हैं, ठीक है, ये मिश्रण होता है। बाइथेनॉल, ठीक है, को साबुन में प्रतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो साबुन में से झाग निकलता है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो उसमें कीटाणुनाशक होता है बिथियोनॉल होता है, ठीक है। आयोडीन एक प्रबल पूर्तिरोधी है, इसका पूर्तिरोधी नहीं प्रतिरोधी है, ठीक है। इसका अल्कोहल जल मिश्रण में 2-3% घुला आयोडीन का टिंचर कहा जाता है, इसको टिंचर आयोडीन भी कहते हैं, ठीक है। इसे घाव पर लगाते हैं। आइडोफॉर्म भी घाव की प्रतिरोधी की तरह एक प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। विस्क्रमियो मतलब डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट बच्चों हमारी बॉडी पे नहीं लगाए जाते, वो जो आसपास का एरिया है जहां हम बैठते हैं, जहां हम काम करते हैं, उसको साफ करने के लिए काम में लेते हैं। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं पर होता है, जैसे फर्श, नालियां, यंत्रों, ठीक है, इस पर किया जाता है। सांद्रता परिवर्तन से वही पदार्थ जो प्रतिरोधी अथवा विषमकारी मतलब डिसइंफेक्टेंट का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए फिनॉल का 0.2% विलयन, ठीक है, प्रतिरोधी होता है, और इसका 1% विलयन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन की 0.2 से 0.5 भाग 10 लाख भाग ppm पार्ट्स पर मिलियन जल में सांद्रता तथा अत्यधिक कम सांद्रता से सल्फर डाइऑक्सी विसंक्रामी का कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन बच्चों हमारी बॉडी पे नहीं लगाते हैं, इसका इतना छोटा भाग भी क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। जो हम किस में मिलाते हैं, जब कई बार अपन स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसमें क्या जैसे बाहर निकल के आते हैं और सनलाइट बहुत ज्यादा होती है तो काले काले से दिखते हैं। उसका कारण यह है कि जो क्लोरीन उसमें उपस्थित होता है, जो डिसइंफेक्टेंट होता है, बॉडी का कलर चेंज कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रजनन क्षमता औषध, प्रतिजनन क्षमता औषध, इसको एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया का, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती हैं वो होती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। इनके नाम भी बच्चों याद रखना, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे भोजन में रसायन की, एक बार आप इसको जरूर पढ़ें, भोजन में रसायन को, फिर हम इस पर वापस आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें देखो खाद्य पदार्थों में रसायन मिलाए जाते हैं, उनका बहुत ज्यादा काम जो होता है पौष्टिकता बढ़ाना, ठीक है, खाद्य रंजक मतलब कलर देना, सुरुचि बनाना, वसा बढ़ाना, ठीक है, स्वाद सुधारना, परीक्षक, प्रति ऑक्सीकारक, पोषण तत्व बढ़ाना, ठीक है, और ये सब इसके काम होते हैं। और इसी वजह से रासायनिक पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कृत्रिम मधुरक मतलब स्वीट बनाना, ठीक है, मिठास बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण करने से कैलोरी बढ़ाते हैं, इससे बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। ऑर्थोसब्लोमेजाइड जैसे सैकरीन भी कहते हैं प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। तो बच्चों ये एक लिस्ट है यहां पर, अस्पार्टामे, ठीक है, जिसकी मधुरता सुक्रोज की तुलना में 100 गुना होती है, ये इसकी संरचना है, ठीक है। फिर देखो सैकरीन जिसकी 550 गुना होती है, ठीक है। सुक्रालोस, एलिटामे, ठीक है, इस प्रकार से मधुरता होती है। ये सब बच्चों आपको पढ़ना है, ठीक है, एलिटामे के बारे में सब पढ़ना है, आप खुद एक बार रीड करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। खाद्य परिरक्षक, परिरक्षक मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हमें पैक करके, जैसे आपके पास में चिप्स के पैकेट होते हैं, तो ये जो चिप्स के पैकेट लेज वगैरह के जाने कब के पैक होते हैं, ठीक है, तो वो खराब ना हो उसके लिए क्या करते हैं, खाद्य परिरक्षक डालते हैं, जिसमें बहुत सारे होते हैं, नमक, चीनी, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट खास तौर पे, ये मिलाने से खराब नहीं होती। जैसे अचार में क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं बहुत सारा, तो खराब नहीं होता है, ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट, जानते हो बच्चों सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट कौन है, हल्दी है। जब शादी वगैरह होती है तो क्या करते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं, तो जो स्किन होती है एकदम बढ़िया ग्लो करने लगती है। तो ऑक्सीडेशन या ये प्रतिऑक्सीकारक होता है, और इसके भी बच्चों बहुत सारे नाम हैं, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी, टोल्यूइन, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, 2 प्रतिऑक्सीकारक है, ये सब बच्चों नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद है बच्चों
शोधन अभिकर्मक। शोधन मतलब सफाई करने वाले हैं। दो होते हैं, एक तो साबुन, तो इसमें एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ना। साबुन बनता कैसे है? जो एस्टर समूह होते हैं उनका क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में जल योजन कराते हैं, तो उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, ये बनते हैं। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं साबुन, और इस प्रोसेस को साबुनीकरण या इंग्लिश में सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ना बच्चों खुद से। ठीक है, साबुन के प्रकार। ठीक है, बुनियादी तौर पर साबुन वसा अथवा तेल के उपयुक्त घुलनशील हाइड्रोक्सी के साथ उबाल करके बनाए जाते हैं। अलग अलग कच्चा माल उपयोग करने से भिन्नता लाई जा सकती है। बहुत सारी खुशबूदार अलग अलग टाइप के साबुन जो होते हैं बनते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं? कठोर जल मतलब हार्ड वाटर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है। हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करते हैं? क्या होता है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट बना लेता है जो अघुलनशील होता है, इसलिए ये काम नहीं करते हैं। इसको जरूर पढ़ना। ठीक है, फिर होते हैं संश्लिष्ट अपमार्जक। मतलब क्या होते हैं ये होता है डिटर्जेंट। सोप्स की जगह पे क्या है, डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऋणयानी मतलब मतलब एनायनिक, धनायनिक, ठीक है, अनायनिक भी बनते हैं, नॉन आयनिक भी बनते हैं, और इस पर बच्चों क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना है। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो, लॉरियल अल्कोहल, इसका हमने सल्फेट बना लिया, फिर NaOH से अभिक्रिया कराई, तो ये ऋणायनी अपमांजक है। ठीक है, या डिटर्जेंट है, ये भी ऋणायनी है। ठीक है, डोडेसिलबेंजीन। ठीक है, ये एक्चुअली डेका, ठीक है, ये 12 है ना, डो डेका है, डो डेका सिलबेंजीन, इस तरीके से है। तो ये भी ऋणायनिक है, ये नाम याद रखना। इसके बाद ये जो है ये धनायनिक है क्योंकि इसमें कैटायन बन रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अनायनिक, ठीक है, होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग बच्चों। ये चैप्टर तो खत्म होता है। तो ये अपमार्जक, ये डिटर्जेंट है, ये बॉडी पर काम में नहीं लिए जाते, कपड़े धोने के लिए, पर्दे धोने के लिए, ठीक है, चादर धोने के लिए काम में लिए जाते हैं। बच्चों आपको भी लग रहा हो सर क्या पढ़ा रहे हो आज, क्या करें बच्चों, आपके सिलेबस में है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर इसको पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।